वह उसकी शर्त समझते बोला, वह तो मैं आने भी नहीं दूंगा, शर्त कुछ और है। वो उसको घूरते हुए देखता चौंका। अरविंद, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। वह, अगर तुम दे सकते हो तो मैं पेपर मैरिज के लिए तैयार हूँ। वह पल में फैसला ले गई और अरविंद, जो उसे एक अलग सी खास लड़की समझ रहा था, उस पल वह अपनी सोच पर मुस्कुराया। हर लड़की एक जैसी होती है, पैसों की भूखी। ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन याद रखना, जैसे मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। ये मैरिज सिर्फ 3 महीने के लिए होगी, लेकिन उम्मीद है इससे पहले ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह भी उसकी बात जल्दी मान गई। शादी के लिए राजी हो गई। नंदिनी अरविंद ने कोर्ट मैरिज की और फिर मंदिर में जाकर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। वह दिल पर पत्थर रखकर पूरे रस्म निभा चुकी थी। सब दिखावा है, सिर्फ 3 महीने के लिए अपने पिता के लिए कठिन कदम उठा गई थी। शादी पूरी हुई। आप दोनों आज से एक दूसरे के पति पत्नी हो। पंडित जी की बात पर नंदिनी तीखा सा मुस्कुराई थी। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद वे दोनों बाहर निकल आए थे। कोर्ट मैरिज के सारे कागज अरविंद के हाथों में था। अब मुझे क्या करना होगा? अब तुम मेरे घर चलोगी और 3 महीने तक वहीं रहोगी मेरे साथ। पापा को क्या बताऊंगी? वे अपने होंठ दांतों तले दबा गई। तुम्हारे पापा के पास शाम को चलेंगे और प्लीज़ उन्हें पैसों का और ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ भी मत बताना। उनको ये सब ना पता चले। वे जल्दी बोली तो अरविंद चौंका। तुमने 30 लाख का क्या करना है? वह भी इस बार थोड़ा उलझा था। ये आपकी समस्या नहीं है, आप अपने काम से काम रखो, मैं अपना काम देख लूँगी। वो बहुत गुस्से में बोली थी तो अरविंद उससे घूर कर रह गया। वह जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, सामने ही ममता दीदी खड़ी थी। नंदिनी को अरविंद के साथ अंदर आता देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और प्यार भरी मुस्कान से नंदिनी को वेलकम किया, अपने घर में स्वागत किया। प्यारी सी दुल्हन वह उसे देखते ही गले लगाकर बोली, जबकि नंदिनी और अरविंद बस देखते ही रह गए। इस घर में अब तुम्हें वही जगह मिलेगी जिसकी तुम असली हकदार हो। और हाँ, हमारे आने वाले वारिस की तुम्हें पूरी ख्याल रखनी होगी। यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होगी। और अरविंद, तुम रात को रिसेप्शन का बंदोबस्त करो। मैं चाहती हूँ सबको पता चल जाए मेरे अरविंद की शादी हो चुकी है। वह अरविंद को भी प्यार से देखते बोली, दीदी ये ज़रूरी तो नहीं? ज़रूरी है अरविंद, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी, बताया है। सारे इंतजाम सतीश अंकल देख लेंगे, बस तुम एक बार चेक कर लेना। गुलाबी आंटी नंदिनी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप देख लेना। वे अरविंद से प्यार भरे शब्दों में बोलते, फिर गुलाबी देवी से नरमी से बोली और मोबाइल पर आई कॉल अटेंड करती एक तरफ हो गई। अरविंद, नंदिनी को रूम में ले जाओ, रेस्ट करो, दिन को खाने पर मुलाकात होगी। वह कॉल पर बात करते करते बाहर निकल गई। मैं आपके रूम में? लेकिन क्यों? वह बिल्कुल सकपकाई थी। इससे पहले कि उसकी हरकतें किसी और को मालूम पड़ती, अरविंद उसे कलाई से थामे सीढ़ियाँ चढ़ाता रूम में लाता, दरवाज़ा लॉक कर गया। नंदिनी के तो रोंगटे खड़े हो गए। दरवाज़ा क्यों लॉक किया? उसका घबराया सा रूप देखते अरविंद को शरारत करने को दिल चाहा। अभी तो आई थी ऊँट पहाड़ के नीचे, अब ये मेरे काबू में। जितना उसने मुझे सताया, अब थोड़ा अरविंद भी सता लेगा तो क्या ही हो जाएगा, वही तो बताने वाला हूँ। अरविंद अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा तो नंदिनी के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। वह बेकाबू अपने 2 कदम पीछे ले जाने लगी थी, आंखों में आश्चर्य फनता। देखो, आपने कहा था ना आप मेरे करीब बिल्कुल नहीं आओगे, तो अब आपको क्या हुआ? वह उंगली उठाते उसे वार्निंग कर रही थी। ये शादी से पहले कहा था, शादी के बाद तो पूरा हक रखता हूँ तुम पर। वह अपनी शर्ट का आखिरी बटन भी खोल गया। नंदिनी का सांस सीने में ही अटक गया था। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है हमारी, हकीकत में कोई शादी नहीं हुई है और ना ही कोई संबंध होगा। शादी असली था स्वीट हार्ट। वह उसके पास आता, उसे दीवार के साथ चिपका कर बोला, और मैंने इस शादी के लिए तुम पर 30 लाख रुपए देने का वादा किया है। उसकी वसूली तो बनती है ना? वह एक हाथ दीवार पर रखकर उसे गहरी निगाहों से देखते बोल रहा था, मैं इतने पैसे भी खर्च करूं और मैं अपने कर्तव्य को ना निभाऊं? वह दूसरा हाथ उसकी कमर को जोर से पकड़ते उसे अपने सीने से लगा लिया था और वह बिल्कुल सांस रोके खड़ी उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। दोनों उस पल एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच की भी दूरी नहीं थी, जो अरविंद ने उसे बिल्कुल अपने होठों से चिपका रखा था। नंदिनी सांस लो। उसे एकदम एहसास जागा कि नंदिनी सांस नहीं ले पा रही। वह घबराया था। नंदिनी की आंखों से चुप से आंसू बह निकले थे। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मजाक कर रहा था, सीरियसली। सांस लो। उसका चेहरा दोनों हाथों में था। मैं घबरा कर बोला।
नंदिनी ने सांस लेना चाहा, लेकिन उसे सांस नहीं आ रही थी। नंदिनी, जल्दी से सांस लो। वह उसके चेहरे के बिल्कुल करीब चेहरा करके वो बेबसी से बोला। यूं महसूस हो रहा था जैसे एक दीवाना अपनी महबूबा से जिंदा रहने की भीख मांग रहा हो। नंदिनी सिर्फ अपना हाथ ही हिला सकी थी। अरविंद के बातों ने उसके व्यवहार से इस तरह डर में हो गई थी कि उसकी सांस खुद ही रुक गया था। अब सांस लेने में उसे दुश्वारी हो रही थी। अरविंद ने बिना देर किए उसके होंठों को अपनी होंठों के बीच में लेता। उस पल दोनों के दिल की हार्ट बीट एकदम तेज हुई थी। अरविंद ने अपने होंठ से उसके नरम होंठों को मसला तो नंदिनी के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। उसने झुरझुरी लेते सांस भरना चाहा तो अरविंद आंखें मीचे उसे अपनी सांस देता चला गया। नंदिनी उसकी पकड़ में बिल्कुल सुन्न खड़ी थी। उसकी मनमानी बढ़ती जा रही थी। उसके अंदाज में पल पल प्यार उमड़ती जा रही थी। वह सांस देने के साथ साथ वह अपनी सांसें भी चुरा रहा था। नंदिनी ने एकदम बुरी तरह से झुरझुरी ली और उसके सीने पर हथेलियां रखते उसे पीछे हटाना चाहा तो वह और ज़्यादा उसके होंठों पर कब्जा कर गया। उसकी अपनी सांसें चालू हुई तो वह उसके होंठों को और जोर से अपने होंठों में पकड़ लिया। नंदिनी की सिसकी तेज हुई तो वह अपनी आंखें एकदम खोलता जरा सा पीछे हटा। उसे देखने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था, जैसे पूरे जिस्म का खून चेहरे पर सिमटाया हो। वह एकदम झटके से पीछे हुआ तो उसे खुद समझ नहीं आया कि अचानक उसके साथ ये क्या हो गया था। वह क्यों बेकाबू हुआ था। अपने होंठ पर दोनों गीला गीला महसूस करते गहरी सांस भर रहे थे। अरविंद उसके होंठों पर अपनी दी गई मोहर देखता फिर से बेकाबू होने लगा। पहली बार होंठों का जाम पिया था। इतना सुरूर चढ़ा कि उसको आस पास का होश ही न रहा। यू चीटर, झूठ बोला तुमने। वह अब उसके पास आती उसके सीने पर अपने छोटे हाथों से मुक्के बरसा गई। आपने कहा था तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और आपने वादा तोड़ दिया है। वह रो रही थी। 1 मिनट यार। उसकी दोनों कलाइयाँ नरमी से थामे उसको अपने और करीब कर लिया। मैं पास नहीं आया, सिर्फ तुम्हें सांस दे रहा था। तुम अपनी सांसें रोक कर बैठी हुई थी। बहुत धीमी आवाज़ में अपनी सफाई दे रहा था। ऐसे भला कौन सांस देता है। आपने मेरे होठों का क्या हाल कर दिया है। बस खून ही नहीं निकला, इतनी जोर से दर्द हो रहा है। वह अपने होठों की तरफ इशारा करते बोली, जिसकी सारी लाली अरविंद ने चुराकर अपने रंग उस पर चढ़ा दिया था। पहले तो सांसें ही छोड़ी थी, फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक बेखुदी सी छा गई और वह बेखुदी अभी भी महसूस हो रही है। दिल कर रहा है एक बार फिर से उन होठों की लाली चुरा लूं। वह जरा सा उसके चेहरे पर झुकता अंगार भरे शब्दों में बोला कि एकदम वो पीछे हटी। खबरदार जो दोबारा इस तरह मेरे पास आए, मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। मैं चिल्लाकर सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। एक पल में सब कुछ खत्म कर दूंगी। वह उंगली उठाते उसे वार्निंग कर रही थी, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। मैं खुद भी नहीं जानता मैं कब तुम्हारे नज़दीक चला गया था, पर एक बात तय थी, ये लड़की उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। रात को रिसेप्शन हुआ। बड़ी धूमधाम से। दिन को खाने पर सब इकट्ठे नहीं हो सके थे। नंदिनी की इच्छा पर नंदिनी को लेकर उसके पिता के घर आया था, उनके सामने अपनी मोहब्बत की झूठी कहानी बनाकर अपने रिश्ते को एक्सपोज कर सके। सुखदेव तो एकदम बिल्कुल सुन्न होते चले गए। उन्हें यकीन नहीं आया कि उनकी बेटी इस तरह भी कोई कदम उठा सकती है। ऐसा क्यों किया नंदिनी? मैं जिंदा था ना अभी, मुझे बता दिया होता, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा देता। वह दुखी अंदाज में बोले, माफ़ कर दो। वह रोती अंदाज में बोली, मुझे माफ़ कर दो पापा। बस इतना ही बोल पाई थी। अंकल, गलती नंदिनी की नहीं, मैंने ही इसे मजबूर किया था और माफ़ी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। वह जल्दी बोला तो सुखदेव ने एक नज़र उसे सामने खड़े नौजवान को देखा। मुझे नहीं पता मेरी बेटी को आपकी कौन सी अदा भा गई, लेकिन अगर उसने आपको चुना है तो ज़रूर कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होगी। वे गरीब और मजबूत पिता थे, हार्ट पेशेंट थे। दिल के तकलीफ ने उन्हें पूरा निढाल कर दिया था और वे गोद ली हुई बच्ची थी, उनकी पत्नी की दोस्त की बेटी, जिसने अपने मरने से पहले ही अपनी बेटी को अपनी पत्नी राधा को सौंप दी थी। वह नहीं जानते थे उस बच्ची का बाप कौन है, सिवाय उसके नाम के जो आज भी उसके स्कूलों में लिखा जाता है। सुखदेव ने उसकी परवरिश की थी, उसको कभी ये एहसास न होने दिया कि वह उसके सगे पिता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद नंदिनी ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। वह अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे बस अरविंद के साथ आना पड़ा। तुम्हारे पापा को भी हवेली ले आएंगे।
वह न जाने क्यों उसको यूं उदास ना देख सका। आपने मुझे 30 लाख देने का वादा किया था। वह उसकी बातों को नज़रअंदाज करती बड़ी गंभीरता से उसे देखकर पूछने लगी। अरविंद ने एक पल को अपने होंठ को भींचे और उसे देखा। वादा नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। वो मिल जाएंगे आज रिसेप्शन के बाद, पर मुझे अभी चाहिए। वो थोड़ा ज़िद्दी में बोली। क्यों, क्या करने हैं आपने? वह फिर से वही सवाल पूछ बैठा। ये आपको मैं क्यों बताऊं? आप बस दे दो मुझे 30 लाख। वो माथे पर बल डाले बोला। अरविंद ने अपने वकील को फ़ोन किया और उसे 30 लाख अरेंज करने को कहा। उम्मीद करता हूँ कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करोगी इन पैसों से। उसकी बात पर नंदिनी ने नाक से मक्खी उड़ाई। डॉक्टर साहब, ये पूरे 30 लाख हैं। मैं कल अपने पापा को हॉस्पिटल लाऊंगी। आप प्लीज़ उनका इलाज शुरू कर दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे पापा वापस पहले जैसे चाहिए। वह रोती शब्दों में बोली। डोंट वरी बेटा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। डॉक्टर साहब ने उसे तसल्ली दी। बस ख्याल रखना उन्हें पता न चले। इन पैसों का आप खुद से ये सब हैंडल कीजिएगा। वह आंसू पोंछते बोली तो वह उसकी तसल्ली के लिए हाँ में सर हिला गई। अस्पताल से बाहर निकली तो सामने ही अरविंद खड़ा था। उसे देखते हुए बिल्कुल चुप हुई। उसका दिल भी बुरी तरह से धड़कने लगा। क्या ये मेरा पीछा कर रहा था? वह दांत पर दांत जमाए सोचती उसके पास चली आई। आप यहाँ क्यों आए? यही सवाल आपसे करूँ तो? वह बिल्कुल स्टॉप अंदाज में बोला था। मैं जहाँ भी जाऊँ आप कौन होते हैं पूछने वाले? माथे पर बल डाले बोल पड़ी। तुम्हारा पति हूँ, दो टूक जवाब आया। वह भी सिर्फ 3 महीने का। वह भी सर झटकती पलटी कि अगले ही पल अरविंद ने उसे कलाई से थामे अपनी तरफ खींचते गाड़ी की फ्रंट सीट पर पटका था और खुद ड्राइव सीट पर आया। ये क्या बदतमीजी है? आप बार बार मुझे खींचते क्यों रहते हैं? जब देखो कलाई पकड़ लेते हैं, जब देखो खींचते हैं। कभी इधर पटकते हैं, कभी उधर पटकते हैं। इंसान हूँ मैं, कोई खिलौना नहीं हूँ। वह गुस्से में जो मुंह में आया बोलती चली गई। वह गाड़ी की स्पीड नॉर्मल रखे उसके तरफ देखने लगा। पहली बार शादी चाहे 3 महीने का हो, पर पति सारी जिंदगी का हो, वह सिर्फ पति ही तो होता है। दूसरी बात, जब मेरी बात नहीं मानोगी या मुझे गुस्सा दिलाओगी, इसी तरह खींचूंगा। अब तो ज़्यादा अच्छे से खींच सकता हूँ, क्योंकि अब तो मैंने तुम्हें पूरे 30 लाख रुपए भी दे दिए हैं। और आखिरी बात, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे होठों पर किस किया था, जिससे तुम बुरी तरह से बौखला गई थी। इसके अलावा मैंने अभी तक तुम्हें छुआ तक नहीं है। तो उठाकर इधर उधर पटकने की बात तो सरासर एक इल्ज़ाम है मुझ पर। बाकी इस इल्ज़ाम को मैं जल्दी ही सच साबित कर दूंगा। और उसकी हर बात की बारीकी से जवाब देता उसके रोंगटे खड़े कर गया। उसकी आखिरी बात पर तो नंदिनी की जुबान बिल्कुल चुप रह गई। मैं आखिरी बार कह रही हूँ मिस्टर अमीरजादे, शादी सिर्फ 3 महीने के लिए की थी ना, इसलिए मेरे पास भटकने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं मुंह नोच लूँगी तुम्हारा। वह जंगली बिल्ली की तरह उसे अपना बचपना दिखा गई, मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वैसे तुम्हारा ये जंगलीपन रात को देखूंगा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़ोरों से तलब हो रही है। रात को बहुत मज़ा आएगा। वह उसे और ज़्यादा तड़पा रहा था और वह और ज़्यादा गुस्सा खा रही थी। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं भी। गाड़ी रोको। वह अब की बार थोड़ा डर गई थी। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? अभी एक्सीडेंट हो जाना था। वह उसका हाथ थामे पीछे हटा गया, जो स्टीयरिंग को घुमाने का काम कर रही थी। मैं बता रही हूँ, अगर ज़रा सा भी मुझे छुआ, मैं बहुत बुरा तुम्हारे साथ कर जाऊँगी। वह फिर धमकाने लगी। ओके, इस बार भी मुस्कुराता मान गया। आपको शर्म नहीं आती? मेरे पीछे आते हो? ममता ने मिस्टर विक्की को वहीं रोक दिया। विक्की एक 40 साल का बहुत ही समझदार आदमी था। उनकी पहली पत्नी की डेथ हुए 12 साल बीत गए थे। उनका एक छोटा सा बेटा था, जो शादी के कई साल बाद पैदा हुआ था। गगन 8 साल का था। वह अक्सर पिता के साथ बिजनेस मीटिंग में आया करता था। वहीं इस बच्चे की मुलाकात ममता से हुई थी और वह गगन को बहुत भा गई थी। गगन अपने पिता के पीछे पड़ गया कि उसे ममता आंटी के रूप में उसको माँ चाहिए। विक्की को भी ममता पसंद थी, लेकिन उनका बेटा यूं ममता का दीवाना हो जाएगा, उन्हें अंदाज़ा भी तो नहीं था। पत्नी की मृत्यु के 12 साल के बाद उनके दिल के जज्बात फिर से उभरे थे। कहते हैं मर्द 40 साल के बाद दोबारा जवान हो जाता है, और विक्की को यही लग रहा था। जवानी एक बार फिर उन पर मेहरबान हो रही थी। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, विक्की ने धीमे शब्दों में कहा। वह हमेशा कूल माइंडेड रहने वाला आदमी था। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए हटिए रास्ते से, वह गुस्से से बोली, जबकि ऊंची आवाज़ तो आज तक नहीं निकाल पाई थी जितना भी गुस्सा होती।
आज तक उसने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। गगन आपको याद कर रहा है, प्लीज़ इस छोटे से बच्चे के लिए सुन लीजिए, इस बार विक्की ने परेशानी से कहा। तो ममता थम सी गई। क्या हुआ गगन को? उनके शब्दों में फिक्र दिखाई दे रही थी। कहीं बैठकर बात हो सकती है वहाँ सामने होटल में। विक्की का शब्द अभी भी धीमा था। वह उनकी गाड़ी में जा बैठी। आपके लिए वो मुझसे लड़ रहा है कि मैं जानबूझकर आपको उससे नहीं मिलवाता। सही कह रहा है वह बच्चा। आप ही को पसंद नहीं आती कि वो मुझसे अटैच हो। फिर अब क्या समस्या है? तीखे अंदाज में बोली। पर अब मैं चाहता हूँ आप उससे अटैच हो जाएं। मेरा बेटा बहुत बुखार में है और आपको याद कर रहा है। मैं सब कुछ एक तरफ करते अपने बेटे के लिए आपको लेने आया हूँ। मालूम नहीं उसके दिल व दिमाग में क्या असर किया है आपने कि वो बच्चा जिसे मैं 8 सालों से अकेले संभालते आया हूँ वो मुझसे अब हैंडल ही नहीं हो रहा। तुम्हारी बहुत ज़रूरत है प्लीज़, विक्की ने बेबसी से कहा। तो ममता ने भी हथियार फेंक दिए। गगन उन्हें भी दिल जान से बहुत प्यारा था। चलिए मुझे गगन से मिलवा दीजिए, मुझे उसे देखना है, वह धीमे शब्दों में बोली। तो विक्की ने बड़ी खुशी होते हैरानी से उन्हें देखा और हाँ में सिर हिलाते गाड़ी स्टार्ट की। वह कब से ममता को कॉल पर कॉल मिला रहा था, लेकिन वह कॉल पिक नहीं कर रही थी। और फिर थोड़ी देर में उनका मैसेज आया कि उन्हें वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए वो उनकी फ़िक्र ना करे। अरविंद ने ममता दीदी को धन्यवाद कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ा था कि आशा ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। अरविंद प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो। आशा ने अरविंद का हाथ थाम लिया। अरविंद ने करंट खाता अपना हाथ पीछे किया। क्या बदतमीजी है, छू कर बात क्यों कर रही हो? वो माथे पर बल डाले बोला। तभी नंदिनी की निगाह उन दोनों पर पड़ी और उसके कदम बिल्कुल वहीं रुके थे। ये तो मैं जानती हूँ कि आप और नंदिनी का कोई संबंध नहीं, आपस में सब झूठ है। वह आपको खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती, तो बच्चा कहाँ से आ जाएगा? बकवास बंद करो अपनी, ये हमारे हस्बैंड वाइफ की समस्या है। वह दांत कपकपाते बोला। 9 महीने के बाद पता चलेगा, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आएगा ही नहीं। और जब ममता दीदी को आप दोनों की सच्चाई का पता चलेगा, जब क्या होगा? अपने जुबान को लगाम लगाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक शर्त पर। अंधेरे में फेंका गया तीर अब निशाने पर जा लगा था। उसने 2 दिन पहले ही नंदिनी और अरविंद की बात सुनी थी, जिसमें उसे आइडिया हो गया था कि उनका रिश्ता वैसा नहीं जैसा वो दिखा रहे हैं। अगर आप मुझसे शादी कर लें, विश्वास करो मैं आपकी पत्नी होने के नाते हर वह सुख दूंगी जो नंदिनी आपको नहीं दे पा रही, और मैं खूबसूरती में नंदिनी से कम भी नहीं। अरविंद के गर्दन के आसपास अपनी बाहें जमाए बड़ी गंभीर शब्दों में बोली। अरविंद ने बड़ी मुश्किल से खुद पर सब्र किया, उसे पीछे धकेला। आज जो बकवास की है, आइंदा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। तुम कभी भी नंदिनी की जगह नहीं ले सकती, समझी तुम? वह उसे गुस्से से देखता वार्निंग करते अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। नंदिनी पहले ही इन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी और वहाँ से अंदर कमरे में जा चुकी थी। आप मेरी तरफ लौटेंगे अरविंद, जब उससे आपको पत्नी वाला कोई सुख नहीं मिलेगा तो मैं जब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो बड़ी विश्वास के साथ उससे ये बातें कर रही थी। अरविंद कहने लगा, तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी अरविंद तुम्हारे तरफ नहीं आएगा। मेरे लिए जो नंदिनी है वह तुम कभी नहीं बन सकती हो। वह उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करता अंदर दाखिल हुआ, जहाँ नंदिनी खड़ी उसे देख रही थी। अरविंद ने अपने होंठ भींचे, उसे नज़रअंदाज किया। उनकी शादी को आज महीना होने वाला था। नंदिनी के पिता का अस्पताल में अच्छा इलाज शुरू हो चुका था और जब से अरविंद को ये बात पता चली थी कि नंदिनी ने अपने सौतेले पिता के लिए उससे 30 लाख रुपए लिए थे और उनका इलाज करवा रही थी, इस बात ने अरविंद के दिल में उसकी इज्जत और बढ़ा दी थी। यही वजह थी कि वह दोबारा अपनी हद क्रॉस नहीं कर पाया था। आप गुस्से में हैं? वह उसके पास आई, जो गुस्से से अपनी वॉच उतारकर टेबल पर पटक गया था। नहीं, मैं तो खुशी के समंदर में दौड़ रहा हूँ, वह गुस्से से कहता। उसे दूर होने लगा कि नंदिनी ने उसका हाथ थाम लिया। अरविंद उसे हैरानी से देखने लगा। नंदिनी धीरे से चलते 2 कदम की दूरी भी मिटा गई थी, उसके बेहद नज़दीक हुई। वह मैं सोच रही थी शादी तो हो गई है, क्यों ना अब वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देनी चाहिए और अपनी शादी निभा लेते हैं। नंदिनी के मुंह से ये सब सुनते ही अरविंद पर जैसे अजीब सा सिचुएशन सवार हुआ था। यही इच्छा अरविंद ने 1 महीने पहले उससे कही थी तो नंदिनी ने रद्द कर दी थी, और आज नंदिनी खुद उसे ये ऑफ़र दे रही थी। उसने आगे बढ़कर नंदिनी का माथा चेक किया, बुखार भी नहीं था। दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा तुम्हारा? आर यू ओके?
नंदिनी के लिए फिक्रमंद हुआ था। तो नंदिनी ने घूरते हुए एक जोरदार मुक्का उसके पेट में मारा तो वो मुस्कुराकर रह गया। यार क्या कह रही हो, वो गुस्से वाले अंदाज में उसे घूरते बोला। वह क्या है ना, आपको इज्जत रास नहीं आती तो जो जुबान आपको समझ आती है अब उसी में बात करूँगी ना। वह कहते पलटी थी कि अरविंद ने खींचकर उसे अपने सीने से लगाया था। आज कितने दिनों के बाद उसने ये काम दोबारा किया था। नंदिनी का दिल धक धक कर रहा था। अब जब शादी निभाई है तो फिर नज़दीकी भी तो बनाऊंगा ना। वह एक हाथ उसके कमर के आसपास रखकर सहलाने लगा, दूसरे हाथों से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसे पीछे ले जाते बिस्तर पर पटक चुका था। नंदिनी ने सहमी निगाहों से उसके बॉडी वाले मसल्स को देखा जो शर्ट उतार कर दूर उछाल कर फेंका था। वह बिना मौका दिए सीधा उस पर झुका था। क्या हो गया अरविंद, मुझे डराओ मत। आपको जैसे मौका चाहिए था। वह घबरा कर बोली। तो मैं 1 महीने से वेट कर रहा हूँ, कब मुझे मौका दोगी? तुम्हें उठाकर इधर से उधर पटकूंगा और आज जब तुम खुद सामने से तैयार बैठी हो तो खुद पर कैसे कंट्रोल करूं? वह उसका दुपट्टा पीछे हटा गया। अरविंद, अभी अभी जो आशा तुम्हें ऑफर कर रही थी तो उसे ये फीलिंग नहीं दिखाई तुमने? उसके गले के आसपास बाहें जमाए बोलते, उसे और ज़्यादा बेकाबू करते। खुद पर जुल्म क्यों करना चाहती हो? मुझे और बेकाबू कर देना चाहती हो? ये फीलिंग सिर्फ तुम्हारे साथ आती है। नाम मत लो उसका यार, मेरे मूड को ख़राब मत करो। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, वह नहीं। वे अपनी कहते और प्यार से उसके होंठों पर झुकता, उसको अपनी पकड़ में लेता, उस पर हावी होने लगा। अरविंद प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप तो बहुत जुनूनी हो रहे हैं। उसे लाइट डिम करते देखते वो बिल्कुल कांप कर पीछे सरकती बोली। अभी तो तुमने मेरा जुनून देखा ही कहाँ है। आज जब तुम पर पूरा बरसूंगा तो जान जाओगी, पर मुझे तो डर लगता है कहीं तुम अपनी जान से न चली जाओ। वह धीरे से बोलता, जबकि वह उसके एक एक करके सारे कपड़े उतार चुका था। अब दोनों खुद पर कंबल ओढ़ते उसके जिस्म में गुम हुआ था। कमरे में सिर्फ आहें और सिसकियां गूंजने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को चूमते न जाने कितने पागल हुए थे और अपनी शादीशुदा पवित्र रिश्ते को समझते, उस रिश्ते को पवित्र बनाते आगे बढ़ रहे थे। और नेक नियत वालों का साथ तो भगवान भी देता है। ममता आंटी, मेरे माँ बन जाएंगी ना प्लीज़? वह ममता का हाथ थामे बोल रहा था। ममता ने एक नज़र विक्की को देखा जो बिल्कुल चुप निगाहों से गगन को देख रहा था। मुझे अपने पास मेरी मम्मा चाहिए, जैसे सबकी मम्मा उनके साथ रहती हैं। आप मेरी मम्मा बन जाएंगी ना? फिर आपको पापा भी पक्के पक्के मिल जाएंगे। आप और पापा हमेशा मेरे साथ रहना, हम तीनों खूब एंजॉय करेंगे। वह बच्चा बुखार में तप रहा था पर ममता को देखकर खिल उठा था। अच्छा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। फिर ममता का शब्द डगमगाया था। नहीं, पहले आप वादा करिए, आप मेरी मम्मा बनोगी ना? वह भी जिद में आ गया था। मजबूरन ममता को हाँ कहनी पड़ी और वो मेडिसिन ही नहीं ले रहा था। ममता के हामी भरने पर उसने खाना भी खाया और दवाई भी ली और अब वह सो रहा था तो वह विक्की के साथ बाहर तक आई थी। भगवान ने चाहा तो सुबह तक वह सब ठीक हो जाएगा, बुखार भी उतर जाएगा। आप मुझे इन्फॉर्म करते रहना प्लीज़। ममता का दिल नहीं चाह रहा था कि वह गगन को छोड़कर जाए, लेकिन इस तरह वहाँ रुक भी तो नहीं सकती थी। मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं, मैं ड्राइवर को फ़ोन करती हूँ। मिस ममता प्लीज़, वह नौकरानी को बुलाता। तुम गगन के पास ही रहना। मेरे आने तक नौकरानी से कहता उन्हें लिए बाहर आया। आप मुझसे शादी कर लीजिए। ममता अपनी उंगलियां चटकाती बोली। गाड़ी एकदम ब्रेक लगते रुकी थी। विक्की ने हैरान नज़रों से उस साधारण लेडी को देखा जो उसे उस एज में भी दिल उड़ाने की ताकत रखती थी। मैं सिर्फ गगन के लिए कह रही हूँ, उसे माँ की ज़रूरत है। वह जल्दी सफाई देने की कोशिश करने लगी तो विक्की मुस्कुरा दिया। आज गगन की इच्छा पर विक्की और ममता दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके थे। अरविंद आज अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। फाइनली उसकी बहन ने भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का सोचा और अपनी प्रार्थनाओं में अपनी बहन को विक्की के साथ भेज दिया, जबकि उसका मुंह अपनी नंदिनी के तरफ था जो उसे अपनी शादीशुदा वाली सारी कर्तव्य निभाती अब छुपती फिर रही थी। विक्की जैसे ही रूम में आया वह ठिठक कर रुक गया। गगन और ममता बिस्तर पर बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे बातें करते करते ही दोनों सो गए हों। विक्की ने आगे बढ़कर धीरे से गगन को उठाते उसे उसके कमरे की तरफ लेकर बढ़ा था। उस पर अच्छे से कंबल खोल कर उड़ाते उसके माथे पर किस किया। आज उसके बेटे की वजह से ही उनकी ज़िंदगी में फिर से बाहर आई थी। वह वापस रूम में आया तो ममता गहरी नींद में थी। विक्की ने आगे बढ़कर उनका हाथ सीधा किया जो तकिया के एक तरफ था
अगले ही पल विक्की को अपनी तरफ खींच गई। गगन सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है। वह उन्हें गगन समझकर अपने सीने से चिपका रही थी कि अगले ही पल जोर से झटका खाते पीछे हटी। आप यहाँ? गगन कहाँ है? वह इधर उधर देखने लगी। वह सो रहा है अपने रूम में, आप टेंशन ना ले, वो पीछे हटते बोला तो वह झटका खाकर उठ बैठी। एक रूम में हम दोनों एक साथ कैसे सो सकते हैं? क्यों सो नहीं सकते? जब तुम मेरे बेटे की माँ बन सकती हो तो मेरी धर्मपत्नी भी तो हो। ममता का दिल अजीब तरह धड़क रहा था। मैं गगन के पास चली जाती हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठो, कुछ बात करनी है। वह उनके पास ही बैठ गई। विक्की ने उसका हाथ थाम लिया। क्या गगन के साथ आप उसके पिता को भी नहीं अपना सकती? कितने मान से वह पूछ रहा था कि ममता की आंखें भीग गई थी। वह चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ विक्की? थोड़ा सा घबराया था। आप ये सब पहले नहीं कह सकते थे। मुझे लगा आप पर मैं ज़बरदस्ती थोपती गई हूँ। वह रोते हुए बात पूरी न कर पाए थे, जबकि विक्की उनकी बात सुनते उन्हें अपने सीने से लगाया था। वह भी उन्हें पसंद करने लगे थे, इसलिए उनसे शादी के बाद उनकी तरफ खिंची थी। लेकिन उनके बराबर चुप्पी पर वह भी चुप थी। विक्की ने पहल करके अपना रिश्ता उनसे पूरा किया था। शादी के लिए कोई एज की हद नहीं। बड़ी एज की औरतें भी शादी करके अपना घर बसा सकती हैं। बस प्यार सच्चा होना चाहिए। एज की कोई सीमा नहीं होती। मोहब्बत में कोई लालच या मानसा नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत ऐसी हो कि बस उसके बिना दिल न लगे, वह चला जाए तो दिन न कटे। उसकी मोहब्बत में जिए, ना कि उसे परेशान करे। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।